ऐसा कत्ल जो पुलिस को भी 10 साल लग जाता है उस कातिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब दूसरा कत्ल होता है तब पुलिस उस कातिल तक पहुंच पाती है। और अगर दूसरा कत्ल नहीं हुआ होता तो शायद पहला कत्ल का कातिल नहीं पकड़ा जाता और वह राज ही रह जाता। लेकिन दुख का बात यही है कि एक ही घर का 2 कत्ल हो जाता है। पहले तो वही जगह पर एक लड़की का कत्ल होता है और जब दूसरा 10 साल के बाद जो कत्ल होता है वह उस लड़की के माँ का हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस गहराई से जांच करती है, छानबीन करती है, तब कातिल पकड़ा जाता है। लेकिन यही कातिल अगर शुरुआत में पकड़ा जाता तो दूसरा कत्ल नहीं होता। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत नायक। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो हर रोज आप तक पहुंचता रहे। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में एक लड़की कोचिंग के लिए जाती थी। 8 बजे की रात जाती थी और 9 बजे लौट जाती थी। वह लड़के का नाम नेहा होता है। जब नेहा कोचिंग के लिए जाती है और कोचिंग से लौट रही थी 9 बजे, उसी वक्त थोड़ा बारिश हो रहा था। बारिश से बचने के लिए नेहा एक टीन सेट के पास जाकर खड़ी होती है। वहां कुछ देर खड़ी होती है। उसके बाद जब बारिश थोड़ा कम हो रहा था तो नेहा को लगा कि यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद नेहा थोड़ी पांव आगे बढ़ाती है। वैसे ही उसे महसूस होता है कि हमारा माथा में कोई जोर का पत्थर लगा है। नेहा वहीं गिर जाती है। उसके बाद एक व्यक्ति आता है और उसे गोद में उठाता है और वहीं जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद नेहा के बदन से एक एक करके सारा कपड़ा उतारता है, उसके बदन को नोचता है, उसके साथ बलात्कार करता है। जब उसका मन भर जाता है तो नेहा का जो बचा खुचा सांस था उसे गला दबाकर मार देता है। करीबन रात का 10 बज रहा था। नेहा के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नेहा के पापा नेहा के पास फोन लगाते हैं। नेहा का फोन लगता है और वही कातिल वही जगह जंगल में बैठा हुआ था और वह कातिल फोन उठाता है। और इधर नेहा के पापा पूछ रहे थे नेहा से कि तुम बेटी कहाँ हो अभी। तो वह कातिल जैसे ही सुनता है कि यह जो फोन है वह नेहा के घर वालों का है, वह कातिल फोन काट देता है। नेहा का पापा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोबारा फोन लगाते हैं, दोबारा फोन स्विच ऑफ आता है। नेहा का पापा घर से निकलते हैं और कोचिंग पहुंच जाते हैं। कोचिंग पहुंचने के बाद वहां देखते हैं कोचिंग बंद है। आसपास में कुछ दुकान खुला थे, उन दुकानदारों से पूछने लगते हैं, लेकिन दुकानदार यही बोलते हैं कोचिंग साहब 1 घंटा पहले ही बंद हो चुका है। फिर नेहा का पापा घर लौट जाते हैं और अपने रिश्तेदार में पता करते हैं, लेकिन कहीं भी नेहा का पता नहीं चल पाता है। सुबह का वक्त हो जाता है। फिर नेहा का पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरे बेटी जो है वह 8 बजे कोचिंग के लिए गई थी और 9 बजे घर लौट जाती थी, लेकिन कल का शाम वह घर नहीं लौटी। उसके फ़ोन पे जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन तो उठाया गया और लेकिन उधर से कुछ बोला नहीं गया। दोबारा फ़ोन लगाए तो स्विच ऑफ आया। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और नेहा के पापा को घर जाने के लिए बोलती है और पुलिस बोलती है कि ठीक है, हम जाँच छानबीन करते हैं। पुलिस इधर जाँच कर ही रही थी। 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हत्थे कुछ भी नहीं आता। पुलिस कोचिंग में जाकर पता करती है और भी जगह जाकर पता करती है, नेहा के घर पे जाकर भी पता करती है, लेकिन नेहा का कहीं कुछ पता नहीं चल पाता। 2 दिन के बाद वहीं सेक्टर 38 के जंगल से कुछ लोगों के द्वारा पता चलता है कि एक लाश है। वहाँ फिर पुलिस पहुंचती है और उस लाश को कब्जे में लेती है, पुलिस स्टेशन लेके जाती है। तुरंत ही नेहा के पापा को फ़ोन लगाती है पुलिस, इसलिए कि वहां अगर कोई रिपोर्ट लिखाया गया था तो वही 2 दिन पहले लिखाया गया था नेहा का रिपोर्ट। पुलिस नेहा के पापा को फ़ोन करती है। नेहा के पापा तुरंत भागे हुए पुलिस स्टेशन आती है और जब नेहा के पापा उस लाश को देखकर रोने लगता है। उसके बाद पुलिस को पता चल गया था कि यह कोई और नहीं नेहा है। उसके बाद पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर नेहा के पापा से फिर पुलिस पूछताछ करने लगती है कि आपसी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था क्या, लेकिन वही नेहा के पापा वही बात बोलते हैं कि नहीं साहब, हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। पुलिस जब नेहा के लाश को देखी थी पहली बार तो पुलिस को भी लगा था कि यह कोई पुराना दुश्मन है, तभी इस तरह से बदन को पूरा तरबतर कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और इधर उस बॉडी को उस नेहा के पापा को दे दिया जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए। इधर उनके पापा नेहा का अंतिम संस्कार करते हैं और पुलिस इधर सेक्टर 38 के सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगती है, लेकिन रात का वक्त था, कहीं वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, जिस वजह से पुलिस को भी सीसीटीवी कैमरा से कुछ हासिल नहीं होता है। उसके बाद पुलिस वहां के कुछ लफंगे किस्म के लड़के को 3-4 को उठाता है और डीएनए चेक के लिए भेज देता है सैंपल, लेकिन डीएनए चेक में आता है कि इन लोग का डीएनए उस नेहा से नहीं मिल रहा है। पुलिस उन तीनों को छोड़ देती है। फिर पुलिस जांच कर ही रही थी। 500 लोग का फिर एक बार एक पुलिस टीम बनाया जाता है और 500 लोग का डीएनए लिया जाता है और 500 लोग का डीएनए उस नेहा से मिलाया जाता है, लेकिन
वह 500 लोग का भी डीएनए नहीं मिलता है। पुलिस इधर महीना 2 महीना बीत जाता है, लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं चल पाता है। यह धीरे धीरे यह मामला ठंडा बस्ता में चला जाता है और 10 साल बीत जाता है, लेकिन पुलिस इस मामला को शायद भूल जाती है और उनके घर वालों भी भूल जाते हैं। 10 साल के बाद उसी नेहा के मम्मी और नेहा के पापा मार्केट निकलते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। 11 जनवरी 2022 का दिन था और जब यह घटना हुआ था फर्स्ट में, वह 13 जुलाई 2012 था, यानी 10 साल का डिस्टेंस था। जब नेहा के मम्मी पापा मार्केट निकलते हैं कुछ खरीदारी के लिए, नेहा के मम्मी का नाम मनदीप कौर होता है, तो खरीदारी के वक्त मनदीप कौर के पति के पास पैसा कम पड़ जाता है। मनदीप कौर से और दुकानदार से बोलता है कि मैं पैसा यहीं से लेके आता हूँ। तब तक मनदीप कौर को बोलता है कि तुम यहीं रुको, हम पैसा एटीएम से निकाल के आते हैं। मनदीप कौर वहीं रुकी हुई थी और उसके पति पैसा निकालने के लिए जाता है। कुछ वक्त के बाद जब मनदीप कौर के पति वहां लौटता है तो देखता है कि मनदीप कौर है नहीं। दुकानदार से पूछता है कि साहब, हमारा जो पत्नी यहाँ थी वह कहाँ है, वो आपको पत्नी को नहीं देखें। जब आसपास के लोग से मनदीप कौर के पति पूछने लगता है तो कोई भी उसके पत्नी के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर से मनदीप कौर के पति घबरा जाता है। उसके बाद फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचता है मनदीप कौर के पति और एक और रिपोर्ट लिखाता है कि आज जो मेरी पत्नी है वह उस मार्केट से गायब हो गई। पुलिस अब जांच करने लगती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। पुलिस का एक टीम बनाया जाता है और इसमें गहराई से जांच करने के लिए बोला जाता है कि यह जो कातिल है वह इस तरह की घटना का अंजाम देते जा रहा है। अगर इस कातिल को नहीं पकड़ा जाएगा तो वह कातिल बहुत लोग के साथ घटना करेगा। मनदीप कौर का लाश वही जंगल से मिल जाता है और उसका भी बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसके बदन को भी पूरा नोचा गया था। पुलिस उस बॉडी को पुलिस लेके आती है और मनदीप कौर के पति को खबर करती है कि लाश मिला है, उसे शिनाख्त के लिए आप आए। जब मनदीप कौर के पति स्टेशन जाता है और देखता है उस लाश को तो रोने लगता है। फिर से पुलिस को पता चल गया था कि यह कोई और नहीं मनदीप कौर ही है। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस मनदीप कौर के पति से पूछताछ करने लगती है। मनदीप कौर कुछ बता नहीं पाता है, इतना ज़्यादा उसका हालत खराब हो जाता है कि हमारे घर में एक ही जगह पे 2-2 घटना कैसे घट गया। पुलिस फिर मनदीप कौर के से कुछ पूछताछ करने के बाद उसके मोहल्ले और गांव जाती है, लेकिन वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता है। फिर पुलिस वही जगह के सारे लुच्चे लफंगे को उठाकर पूछताछ करने लगती है, लेकिन किसी से भी कुछ हासिल नहीं होता। फिर पुलिस का एक टीम बनाया जाता है और वह टीम में एक प्लानिंग किया जाता है कि सारे यहाँ जितना भी झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं उन लोग का डीएनए सैंपल लेना है और इस मनदीप कौर के डीएनए सैंपल से मिलाना है। फिर पुलिस का ही टीम एक डॉक्टर के भेष में हर झुग्गी झोपड़ी में जाती है और सब व्यक्ति से, सब पुरुष के डीएनए सैंपल लेती है ताकि उस मनदीप कौर के डीएनए सैंपल से मिलाया जा सके। जुलाई 2023 में सेक्टर 38 के 16 नंबर झुग्गी झोपड़ी पहुंचती है पुलिस और उस झुग्गी झोपड़ी में पहुंचने के बाद वहां एक महिला होती है, उससे पूछती है कि इस घर में कोई पुरुष है, इसलिए कि उनका एक टेस्ट करना है। हर लोग का टेस्ट किया जा रहा है। अभी एक बीमारी फैला हुआ है और वह बीमारी के चपेट में को आ ना जाए, इसलिए हम लोग वह बीमारी आने से पहले ही उनका इलाज करने के लिए आए हुए हैं और उसका पहले टेस्ट कराना होगा। एक व्यक्ति होता है जो बाथरूम में था, वह महिला बताती है कि मेरा एक बेटा है जो बाथरूम गया हुआ है, वह आएगा तो उसका आप जो भी है वह ले लीजिएगा। 1.5 घंटा बीत जाता है। वह व्यक्ति सारा इन डॉक्टर का बात सुन रहा था। वह व्यक्ति 1.5 घंटा बाथरूम में लगाता है। 1.5 घंटा के बाद बाथरूम से निकलता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आप में कोई बीमारी तो नहीं है। फिर वह व्यक्ति अपना व्यक्ति का नाम मोनू कुमार होता है। उसके बाद वहां से डॉक्टर आ जाते हैं और जब सारे लोग का डीएनए चेक किया जाता है तब वह मोनू कुमार का डीएनए उस मनदीप कौर के डीएनए से मिल जाता है। पुलिस भी वहाँ इंतजार करती है और मोनू कुमार के माँ खाना बनाती है। मोनू कुमार खाना खाता है, उसके बाद मोनू कुमार को पकड़ती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है। वहाँ जब मोनू कुमार से पूछताछ किया जाता है तो तुरंत ही मोनू कुमार बिना मुशक्कत किए मोनू कुमार सारा बात बता देता है। बताता है कि हाँ साहब, हम जो है वो नेहा का भी कत्ल और बलात्कार हम ही किए हैं और यह मनदीप कौर का भी बलात्कार हम ही किए हैं। और एक और जगह बताता है कि उत्तराखंड में भी एक बलात्कार किए थे। जब वहाँ के उत्तराखंड के पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड निकाला जाता है तो पता चलता है कि हाँ, उसके खिलाफ एक वहाँ भी एफआईआर दर्ज है। उसके बाद पुलिस उसके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट में भेज देती है। मनदीप कौर और नेहा के कातिल मिल चुका था, अब इससे बस सजा का इंतजार था। लेकिन क्या पहला घटना के वक्त में ही शायद इस तरह का काम पुलिस की रहती तो मोनू कुमार पहला ही घटना में पकड़ा जाता और दूसरा घटना करने का उसके पास मौका नहीं रहता। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं काम करती है, लेकिन लेट करती है। तो
मोनू कुमार अभी पुलिस हिरासत में है और उसे बस अब कोर्ट से सजा का इंतजार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।